ओके, तो मार्को ने पूरे इंडियन ऑडियंस को अपने पीछे पागल कर दिया है। नॉर्थ में भी अब ये बेबी जॉन्स के स्क्रीन खा रही है। मतलब भाई इसको कहते हैं पावर ऑफ सिनेमा। जैसे यूए रेटेड दही शक्कर है, वैसा ही ए रेटेड चिकन बिरयानी है, हर कोई नहीं खा सकता। ए रेटेड का मतलब है कि आपकी फिल्म सिर्फ एडल्ट ही देख सकते हैं, फैमिली या बच्चों के साथ आप ऐसी फिल्मों को नहीं देख सकते। इसी वजह से मेकर्स अक्सर डर कर यूए रेटिंग नहीं लेते, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना जो होता है और पैसे कमाने होते हैं। लेकिन वही कुछ डायरेक्टर्स होते हैं लाइक संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत नील, जो इन सर्टिफिकेट्स और क्रिटिक्स को अपनी दोनों टांगों के बीच में रखते हैं। किसी दिन आप सोचते हैं कि आप क्रिटिक्स को खुश करने के लिए कोई फिल्म बनाएंगे? नहीं बनाऊंगा, एक शॉट भी नहीं लगाऊंगा, बिकॉज़ वो है ही नहीं मेरे लिस्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ जाबाज डायरेक्टर के वायलेंट मूवीज की, जिन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए एक ट्रेंड सेट कर दिया है और वायलेंस के बार को काफी ऊंचा सेट कर दिया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये फिल्म का इम्पैक्ट ऑडियंस पर पड़ा है, आखिर कौन सी ऐसी हॉलीवुड की फिल्म है जिसने इंडियन सिनेमा में वायलेंट फिल्म्स का ट्रेंड चालू किया, और कौन सी आने वाले टाइम पर मार्को किल एनिमल से भी ज्यादा गोर वायलेंट मूवीज हमें थिएटर विंडो पर देखने को मिलने वाली है। तो पेटी की कुर्सी बांध लो, क्योंकि वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप अपनी जगह से हिलोगे नहीं। Somebody's fat. You call him fat. तो चलो अब हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की शुरुआत करते हैं इंडियन सिनेमा के उस डायरेक्टर से जो खुद एक फिल्म स्कूल है, संदीप रेड्डी वांगा, अनुराग कश्यप की इंस्पिरेशन राम गोपाल वर्मा से। भले ही आज इनकी फिल्मों का कैमरा दो टांगों के बीच में फंस के रह गया है, लेकिन एक टाइम था इनकी हर फिल्म सिनेमा डिफाइन करती थी और इन्हें कहते हैं द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। अपने करियर की शुरुआत में इस आदमी ने ऐसी वायलेंट फिल्में बनाई जो आगे चलकर बहुत बड़ी कल्ट क्लासिक बन गई, जैसे 1989 में आई शिवा, जिसने साबित कर दिया कि वायलेंस के लिए गन, बंदूक, टैंक की जरूरत नहीं, साइकिल की चेन भी काफी है। यह बंदा अपने समय का संदीप रेड्डी वांगा था, जो हर बार ऐसे ही कोई डेयरिंग चौंकाने वाला स्टेप ले आता। रंगीला जैसी ह्यूमंगस बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद जिसने अपनी नेक्स्ट फिल्म न्यू कमर्स के साथ बनाई सत्या, जो वायलेंट गैंगस्टर मूवीज की सबसे बड़ी ट्रेडमार्क बनी। मुंबई अंडरवर्ल्ड को इतना रियलिस्टिक और डेप्थ में शो किया बिना किसी ग्लैमराइजेशन के, और तभी ये फिल्म चली भी और ये वापस चलाने आ रहे हैं 17 जनवरी 2025 को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। वायलेंस की परंपरा इनकी यही नहीं रुकी, इसके बाद आती है रक्त चरित्र और रक्त चरित्र 2, जो आंध्र प्रदेश की रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड थी। गैंगस्टर ड्रामा और पॉलिटिक्स कैसे खेला जाता है उसका ये बेस्ट उदाहरण है। जब पैन इंडिया जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब इस बंदे ने विवेक ओबरॉय, सूर्या, किच्चा सुदीप, प्रियामणि, इन सब के साथ एक ऐसी अल्टीमेट पॉलिटिकल वायलेंट फिल्म बनाकर हमें शो किया कि असली सिनेमा किसे कहते हैं। काफी लोगों को लगता है कि एनिमल मार्को किल ही मोस्ट वायलेंट फिल्म है, तो उनको बता दूं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ भाई वही है, क्योंकि आरजीबी की वेब सीरीज गन्स एंड थाइज कभी रिलीज ही नहीं हुई, जिसके 6 मिनट के ट्रेलर में इतने ब्रूटल वायलेंट सीन्स, गालियां, सेक्स, खुल्लम खुल्ला न्यूडिटी से भरा हुआ था, इसलिए आने से पहले ही इस वेब सीरीज को बैन कर दिया गया। खुद अमिताभ बच्चन इसका ट्रेलर देखकर शॉक्ड हो गए थे। इसका एडल्ट शो देखकर वो अपने रूम में लॉक थे, लेकिन ये आदमी तब भी नहीं सुधर रहा और ना सुधरने का नाम ले रहा है। मतलब डेंजरस फिल्में बोल के ऐसी फिल्में ला रहा है जो पॉर्न साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इतना भी काफी नहीं था कि शॉर्ट फिल्म बना दी जिसका नाम है कि मेरी बेटी सनी लियोनी बनना चाहती है, रख दिया। अब से जो मैं कह रही हूँ, अगर वो आप गौर से सुने और थोड़ा सा भी समझे, तो आपको खुशी होगी कि मैं सनी लियोन बनना चाहती हूँ। और जब आपको पूरी तरह समझ में आ गया, तो तब आप अफसोस करेंगे कि आप सनी लियोन क्यों नहीं बनी। ये सब करके अगर ये बंदा बोलता है कि हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। चलो अब रामू का हो गया, तो अब एक्शन के खिलाड़ी की बात करते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी। अगर ये फिल्म अभी आती ना, तो एनिमल कबीर सिंह की कंट्रोवर्सी भी इसके सामने टिक नहीं पाती। इस फिल्म में अपने अक्की सर का कैरेक्टर देवराज इतना स्ट्रांगली रिटन गैंगस्टर होता है कि जब ये स्क्रीन पर आता है तो अच्छे को डर लगने लगता है, और उसके एक्शन डिसीजंस तो ऐसे होते हैं कि फेमिनिस्ट लोग ये फिल्म देखकर एनिमल को प्रेफर करने लगेंगी। वहाँ तो सिर्फ जूते चाटने को बोला गया था, यहाँ तो वो सीधा मारने लगता है। और इस बात के लिए अब जाकर इस फिल्म को हेट देने मत लग जाना, क्योंकि फिल्म में अक्षय कुमार का कैरेक्टर ही नेगेटिव दिखाया गया था। लेकिन खिलाड़ी कुमार यही नहीं रुके, और भी ज्यादा खतरनाक वायलेंस वाली फिल्में की खिलाड़ियों का खिलाड़ी में आज जो फिल्म टेलीविजन पर टेलीकास्ट होती है, आपने देखा होगा कि काफी सारे सीन्स कट करके दिखाए जाते हैं। जैसे वो क्लाइमेक्स में अक्की सर और अंडरटेकर की फाइट वाले सीन, जहाँ लिटरली अक्की सर उसको उठा लेते हैं और जिंदगी भर के लिए स्लिप डिस्क के मरीज हो जाते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा यार, अक्षय कुमार से बेटर एक्शन तो कभी कोई कर ही नहीं पाया। खिलाड़ियों खिलाड़ी का क्लाइमेक्स ही देखो, उसमें हर तरह का मार्शल आर्ट्स ब्रूटल वे में शो किया गया था। यहाँ भी कहाँ इनको रुकना था, तो ये लेकर आ गए इंडियन सिनेमा की जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्म तलाश। नहीं, इसमें अक्की सर कोई स्पाई एजेंट नहीं थे, बट कैरेक्टर उस टाइप का है कि लड़कियों से फेमस और स्वैग से भरा। इसलिए मुझे तो पर्सनली अक्षय कुमार के करियर की बेस्ट प्रेजेंटेशन फिल्म भी लगती है, क्योंकि इसमें सेठ जी के स्वैग का तो आप दीवाना हो जाओगे, लेकिन साथ ही साथ उससे डर भी लगेगा, और क्लाइमेक्स में तो फाड़ के रख देती है फिल्म। तो अपना कमजोर दिल मार्को का हवाले करके देख सकते हो फिल्म्स। संघर्ष में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इसमें लज्जा शंकर को देख के बचपन में भूत से भी ज्यादा फटती थी।
और यकीन करो ये फिल्म एक फेमिनिन डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी। जी हाँ, तनुजा चंद्रा काफी अंडररेटेड डायरेक्टर रही हैं। बाद में इन्होंने बहुत सारी फिल्मों से अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव भी की थी। और आपको शायद ही पता होगा कि अमेरिकन वायलेंट फिल्म अमेरिकन साइको को भी एक फीमेल डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट किया था। और यहाँ पर अपने फेमिनिस्ट को एनिमल कबीर सिंह से प्रॉब्लम है। तो अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लो, क्योंकि आप बात करेंगे किरमादा के बाप की। अंधेरे यूनिवर्स के विजनरी माइंड ब्लोइंग डायरेक्टर जिनका इंडियन मांस मसाला है बेटर देन 5 स्टार कोर्स मील, और उनका नाम है प्रशांत नील। इनकी फिल्में लाइक KGF 2 और सालार तो वायलेंस की एक ट्रेडमार्क बन चुकी है। जहाँ बाकी डायरेक्टर छोटे छोटे घाव को भी ब्लर कर देते हैं ए सर्टिफिकेट से बचने के लिए, वही नील साहब पूरा खुल्लम खुल्ला मारपीट दिखाते हैं। बस इतना ही नहीं, वो पूरे फिल्म में हीरो को जिस तरह से एलिवेट करते हैं वैसा कोई भी नहीं कर सकता। एग्जांपल के तौर पर सालार का काली माँ वाला सीन ही देख लो। इनकी यूनिक स्टाइल और फिल्म मेकिंग ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को पैन इंडिया के मुकाम पे पहुंचा दिया है और रॉकिंग स्टार यश को सेंसेशन बना दिया है। वहीं प्रभास को बाहुबली 2 के बाद सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन जो मिला था वो सालार ही थी। अमिताभ बच्चन के अग्निपथ, भाई इससे अच्छा वायलेंस का उदाहरण और क्या होगा तो कमेंट में जरूर बताना। बच्चन साहब का स्वैग इस फिल्म में अलग ही लेवल पर था। लिटरली ये आदमी साबित कर देता है कि इंडियन सिनेमा में मुझसे बेटर एक्टर कोई नहीं है, इसलिए ये आज भी टिके हुए हैं इंडस्ट्री में। लेकिन क्या आपको पता है कि अग्निपथ हॉलीवुड की फिल्म स्कारफेस का अडेप्टेशन थी। स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस वही 19-20 का फर्क है। स्कारफेस का वायलेंस देखकर तो वहाँ के सेंसर बोर्ड वाले भी MPAA भी हैरान थी। चेन वाला सीन पार्टिकुलरली होश उड़ा देते हैं। MPAA वाले डायरेक्टर ब्रायन दी पाल्मा को बोल दिया गया कि ये सारे सीन्स हटा दो, लेकिन ये उनकी सुने नहीं, वो बिना हटाए ही रिलीज कर दिए और बाद में उन सीन से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे अब हॉलीवुड की बात छेड़ी दी है तो लेट्स हियर समथिंग अबाउट केप फियर। और इसको कैसे भूल सकते हैं, इससे बेटर वायलेंट मूवी आपने मैंने पूरे लाइफ में नहीं देखी। मतलब ना तो इसमें रॉबर्ट डी नीरो ब्रूटली मर रहा है, ना ही किसी के टुकड़े कर रहा है, तभी ये फिल्म इतनी परफेक्ट कैसे। फिल्म के कैरेक्टराइजेशन के कारण मैक्स कैंडी के लिए डी नीरो का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, और सोर्सेस चचा ने इस हिसाब से इनको प्रेजेंट किया है कि जब ये स्क्रीन पर आएंगे तो आदमी को डर लगना तो पक्का है। तो डेफिनेटली वायलेंस सिर्फ ये गोर ब्रूटल सीन्स ही नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन भी मैटर करता है, जैसे अग्निपथ में संजय दत्त का हुआ था। 2012 में जब अग्निपथ आ रही थी सबको लग रहा था कि रीमेक है, बच्चन वाली मैच ना होगी। खुद ऋतिक मानने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन जब ये फिल्म आई तो इसको ऐसा मॉडिफाई किया गया एक मास मसाला फिल्म को डार्क वे में कि बॉक्स ऑफिस का झंडा पूरा जमीन में ही धस गया। और संजय दत्त के कैरेक्टर कांचा चीना के चर्चे तो हर किसी की जुबान पे थे। खलनायक के बाद संजू बाबा ने ऐसे दिन सालों बाद देखे थे, लेकिन फिर से संजय दत्त को वैसा ही रिक्रिएट करना एक नाकामयाब कोशिश थी। क्योंकि अग्निपथ में कांचा चीने से इसलिए डर लगता है क्योंकि उसके लुक के साथ उसके कैरेक्टर की राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग थी, जो कि संजय दत्त के बाकी मूवीज लाइक शमशेरा, डबल आई स्मार्ट में मिसिंग थी। वायलेंट मूवीज के मामले में एक डायरेक्टर है जो इंडियन सिनेमा का नंबर 1 है और मुझे तो काफी अंडररेटेड लगता है। मैं बात कर रहा हूँ महेश मांजरेकर की। इनकी फिल्म वास्तव हथियार, भाई क्या ही फिल्में थी। इनकी एक और डार्क मराठी फिल्म है वरण भाट लोंचा कौन नहीं कौनचा, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे सीन्स करवाए हैं कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में इतनी कैची चलाई कि एक शॉर्ट फिल्म लगने लगी। सारे अच्छे सीन्स काट दिए और कहते हैं कि वायलेंट मूवीज से लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है, वो डिस्टर्बिंग विजुअल्स रातों की नींद उड़ा देती है। तब लोग क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म देखकर आने के बाद क्यों स्माइल करते रहते हैं। इतना फील गुड हैप्पी एक्सपीरियंस कैसे रहता है उनकी फिल्मों का। लेकिन तभी कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्में तो बच्चे बिगाड़ा रही है, गुंडे फिल्म देखकर बनते हैं। You know, India is a place where movies have an impact. Like example दे रही हूँ मैं आपको। सलमान खान जब तेरे नाम में वो हेयर स्टाइल करता है, you walk on road, how many boys have that hairdo? अच्छा, तो हेयर स्टाइल चेंज करवाना इम्पैक्ट है। ऐसे तो तापसी जी आपकी भी हेयर स्टाइल अनुपमा परमेश्वरन जैसी है। अगर सोसाइटी में जो गलत चीजें हो रही है उसका रीजन फिल्में है अकॉर्डिंग टू तापसी जी, तो इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रीजन भी हसीन दिलरुबा तापसी जी की फिल्म ही है। और रही बात वायलेंस छोड़ी गुंडागर्दी के इम्पैक्ट की, तो चोर तो चोरी करेगा ही फिल्म से, नहीं तो कहीं और से इंस्पिरेशन लेकर। और फिल्म भी तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेकर ही बनाते हैं। प्रॉब्लम फिल्मों में नहीं अपनी सोसाइटी में ही है। और गैंगस्टर फिल्में तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तभी आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, ना कि कहीं मैं कहीं हफ्ता वसूली कर रहा हूँ। जो आदमी एनिमल देखकर बिगड़ गया वो बजरंगी भाईजान देखकर सुधर जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो अब बात करते हैं रिसेंटली आई कुछ वायलेंट मूवीज के बारे में। आपको हंगामा फिल्म का पांडु तो याद ही होगा। अरे वही जो अपने गाँव भाग गया था। अरे मार्को फिल्म का विलन वही है। संदीप रेड्डी वांगा ने जो वायलेंस का स्टैंडर्ड सेट किया है एनिमल से, उस फिल्म को किल और मार्को ने तगड़ी टक्कर दी है। किल जब आई थी तो वो इंडिया की सबसे गोर वायलेंट फिल्मों में से एक थी, लेकिन अब कहते हैं कि वो फिल्म मार्को है। और क्यों ना हो, इसमें जिस लेवल के वायलेंट ब्रुटैलिटी थी वो आपको सीधा हॉलीवुड की फिल्म लाइक रॉन्ग टर्न, 100 सीरीज सबकी याद दिला देती है। मतलब छाती फाड़ के दिल निकाले जा रहे हैं, छोटे बच्चों का सिर्फ सिलेंडर से फोड़ा जा रहा है। भाई साहब, ऐसा वायलेंस कोई कमजोर दिल वाला देख ले तो मेकर्स पे केस लग जाए। फिल्म का पूरा फोकस ब्रूटल एक्शन पर है, फिल्म रेड और शिशु जैसा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस नेक्स्ट लेवल एक्शन एंजॉय करना होता है। सेम किल फिल्म जैसे, जिसमें रेलवे के अंदर बाप लेवल एक्शन देखने को मिलता है, जिसका आइडिया में डायरेक्टर राकेश भट्ट को 1990 में हुई ट्रेन रॉबरी से आया था। और लोग कहते हैं कि ऑडियंस फिल्म से इंस्पिरेशन नहीं लेते।
अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वायलेंस के उस डायरेक्टर की जिसका नाम बोल्ड और कैपिटल में लिखा आता है, द संदीप रेड्डी वांगा फिल्म। द टैप तब लगाया जाता है जब एक ब्रांड हो, द संदीप रेड्डी वांगा इज अ चैंपियन। ठीक वैसे ही बॉक्स ऑफिस को गाजर मूली की तरह छील छाल के रख देने वाले राजा मौली भी एज एन एसएस राजा मौली यूज करते हैं अपने नाम के आगे। एनिमल में जो वायलेंस दिखा था वो कहीं से भी फोर्स नहीं था, जहाँ पर उसकी नीड लगी थी वो वहीं पे फिट होते दिख रहा था। वरना प्री इंटरवल एक्शन ब्लॉक एनिमल का बाप लेवल के एक्शन और ब्रुटैलिटी के मामले में था और काफी रियलिस्टिक भी था। ये बात कहने की एक आदमी 400 को मार रहा है ये कैसे रियल हुआ? हाँ नहीं है, बट जिस वे में मार रहा है वो रियल है। और फिल्म में पीक ब्रुटैलिटी तो तब होती है जब अजीज आता है जो कि एक बुचर है। मतलब ऐसे खून खच्चा तरीके से मारना उसका तो बनता है भाई। एनिमल के सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि डायलॉग्स में भी वजन है। आपने देखा होगा कि जब हम ब्रूटल सीन्स देखते हैं तो काफी कुछ डिस्टर्बिंग होता है, ठीक वैसे ही इस फिल्म के डायलॉग्स हैं। जब भी रणवीर बोलता है तो कुछ एक्शन ले आता है, उसके चॉइसेस ऑफ वर्ड्स काफी टफ रहते हैं। और एनिमल एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म थी, न कि कोई स्टोरी ड्रिवन, क्योंकि रणवीर खुद एक स्टोरी है, इसलिए हर सीन पे उसका इम्पैक्ट है। बाकी ऐसे और भी मजेदार फिल्में लेकर आ रहे हैं वायलेंस के ब्रांड एम्बेसडर संदीप रेड्डी वांगा जी। स्पिरिट जिसकी शूटिंग अब शुरू हो रही है, प्रभास के साथ इसमें डॉन ले भी दिखेंगे। और ये एक पैन वर्ल्ड वायलेंट मास मसाला एंटरटेनर फिल्म है जहाँ हमें देखने मिलेगा एक बेइज्जती का शिकार पुलिस वाला अपनी नौकरी दोबारा हासिल करने के लिए एक खतरनाक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के पीछे पड़ता है, जहाँ उसका ये मिशन जिंदा रहने की लड़ाई में बदल जाता है। सिंपली स्टोरी, धमाकेदार प्रेजेंटेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, संदीप रेड्डी वांगा फिल्म फॉर यू। और इसके बाद शुरू हो गया एनिमल पार्क जो वायलेंस के डेफिनेशन को रीडिफाइन करने का दम रखती है। एक तरफ रणविजय तो एक तरफ उसका डुप्लीकेट अजीज, और इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। और कमेंट में जरूर बताना कि आपकी फेवरेट वायलेंट फिल्म कौन सी है। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।